दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीमोसाइटोमेट्री में डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। हम देखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या देख रहे हैं हम? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसके हम कैलकुलेशन देखेंगे, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको, पर इसके मेजरमेंट अलग है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट क्या होता है? ल्यूकोसाइट यानी आपकी डब्ल्यूबीसी, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसका हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम करते क्यों करते हैं हम ऐसी कंडीशंस में कि जब ल्यूकोसाइट यानी आपके डब्ल्यूबीसी काउंटिंग तो नहीं बढ़ रही है। जैसे कि कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास कि भाई मुझे बुखार आ रहा है, बहुत दिन से 3 दिन से बुखार आ रहा है, ऐसा वायरल, तो वो दे देगा कि चलो इसका एक सीबीसी कर देते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कर देते हैं। उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में वो देख लेगा कि इसकी आरबीसी का लेवल देख लेगा कि इसका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, इसलिए उसको चक्कर या बुखार तो नहीं आ रहा है। एक तो वो चीज़ से पता लगाएगा। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले डायग्नोस करवाता है किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट देने के पहले। ठीक है, डायग्नोस करना जरूरी रहता है कि आपको पता तो चले कि एक्चुअली उसको हो क्या रहा है। तो फिर क्या होता है, काउंटिंग से पता चल जाता है कि भाई अगर आरबीसी में अगर कम ज़्यादा हुआ यानी हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हुआ है, इसका डब्ल्यूबीसी कम ज़्यादा हुआ यानी इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है? आपका आर्मी ऑफ योर बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करता है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आती है आपको इन्फेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है? डब्ल्यूबीसी कैसे खड़ी हो जाती है इससे लड़ने के लिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता खुद की। तो क्या हो रहा है? डब्ल्यूबीसी चेकअप करवाता है कि इसका डब्ल्यूबीसी बढ़ा तो नहीं है, इसका कम तो नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में यार इस कंडीशन में ये बीमारी में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है, तो टोटल करवा लेगा। अब टोटल में भी अगर उसको करना है कि यार टोटल तो हो गया है, अब पता लगाना है कि इसको इन्फेक्शन किस चीज का हुआ है। इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इसको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक यानी लंबे समय से चले आने वाली डिसीजेस तो नहीं है इसको। अब उसके लिए क्या करेगा? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करेगा, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। हमको क्या करना है? टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट करना है। डिफरेंशियल में जब वो आएगी चीजें कि न्यूट्रोफिल तो नहीं बढ़ा है, इसिनोफिल तो नहीं बढ़ा है, या बेसोफिल तो नहीं बढ़ा है, उससे पता लग जाएगा कि भाई इसको अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा होगा तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बेसोफिल बढ़ा होगा तो इसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, या किसी पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शन हुआ होगा, और या तो आपका इसिनोफिल बढ़ा है यानी कि इसको कोई क्रॉनिक बीमारी है। इस तरीके से क्या करता है डॉक्टर? डायग्नोस करने का काम करता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम टोटल काउंट कर रहे हैं, हम अभी डिफरेंशियल काउंट नहीं कर रहे हैं कि टोटल अभी बढ़ रही है या टोटल घट रही है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम यही देखते हैं कि क्यों बढ़ती है और क्यों घट जाती है। तो क्यों करते हैं? इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ मोर देन 10,000 पर क्यूबिक एमएम। अगर बढ़ जाती है 10,000 से ज्यादा पर क्यूबिक एमएम की, इसकी क्या है? इसकी वैल्यू है, इसकी एसआई यूनिट है। अब 10,000 से ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो उसका नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? 10,000 से अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है। और एंड डिक्रीज ऑफ लेस देन 4,000 या 4,000 से कम अगर गिर जाती है वैल्यू इसकी, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूको यानी कि क्या हो रहा है? आपका डब्ल्यूबीसी है ना। तो क्या हो रहा है? साइटोसिस या बढ़ रहा है, या पेनिया यानी घट रहा है। क्या हो रहा है? तो इस कंडीशन में इसको साइटोसिस यानी कि बढ़ रहा है और पेनिया यानी कि घट रहा है। अब क्यों होता है? हम सबसे पहले देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में कि क्यों ये बढ़ रहा है। और बढ़ने की इसकी 2 कंडीशन रहती है, एक तो होती है पैथोलॉजिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है? पैथोलॉजिकल में हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह से चीजें, यानी कि मैंने आपको बताया ब्लड रिपोर्ट्स, जो कि आपका आधार रहता है डायग्नोसिस का, उसके द्वारा यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बढ़ जाएगी, जिसमें आपको बता चुका हूँ। कोई भी इन्फेक्शन आया डब्ल्यूबीसी जाएगी लड़ने के लिए, आपकी एंटीबॉडीज है। अब इन्फेक्शन हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा से ज्यादा बनेगी। क्यों बनेगी? लड़ने के लिए बनेगी। उस समय डब्ल्यूबीसी आपकी बढ़ जाती है, काउंटिंग लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ तो बढ़ जाएगा। और फिजियोलॉजिकल यानी कि आपका बाहरी तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आने से डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। तो किस कंडीशन में बढ़ती है? बर्थ के समय, जब तुरंत आफ्टर बर्थ, जस्ट बर्थ के बाद, यानी इन्फेंट जो रहता है, इन्फेंट वाली स्टेज में डब्ल्यूबीसी मैंने आपको क्या बताया क्यों बढ़ी आती है? इसलिए बढ़ी आती है क्योंकि आपके जो सेल्स का प्रोडक्शन है, यानी कि कैसे हो रहा है? बोन मैरो में भी बन रहा है ब्लड, लिवर में भी ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? स्प्लीन में भी हो रहा है। कब हो रहा है? डिलीवरी के जस्ट पहले, यानी जब फीटस यूट्रस में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उस समय क्या हो रहा है? तीनों जगह से ब्लड आ रहा है बनने के लिए। तो क्या होगा?
एक्चुअली क्या होगी उसकी जो लेवल वो होगी इवेंचुअली बड़ी ही होगी, पर क्या होगी जस्ट बर्थ के बाद क्या होती है इसलिए वो बड़ी भी आती है। आरबीसी की भी वैल्यू बड़ी आती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, बिलिरुबिन और जैसे जैसे बहुत सारे जो चेकअप रहते हैं, लेकिन बर्थ के बाद बच्चे की हमेशा बड़ी आती है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है एक्सग्रेटेड अमाउंट में, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है चीजों का। अब इसलिए क्या हो रही है बर्थ में आती है। अब बर्थ में के कुछ थोड़े समय बाद क्या होती है एकदम से इसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, कुछ दिन बाद 15 से 1 महीने में क्या होता है इसकी वैल्यू वापस नॉर्मल हो जाती है, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल अडल्ट की जो वैल्यू होती है उस अडल्ट की वैल्यू में आ जाता है। प्रेगनेंसी के समय भी क्यों बढ़ जाता है, एक तो आपका एज भी कम हो जाता है, दूसरा WBC आपका बढ़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या होता है प्रेगनेंसी के समय जो भी मदर रहती है ना, उसको क्या होता है जरूरत रहती है WBC की, और हीमोग्लोबिन उसका वैसे ही इवेंचुअली कम हो जाता है। क्यों जरूरत रहती है, कोई भी इन्फेक्शन रहा उससे लड़ने के लिए। क्यों बढ़ जाता है WBC, इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी के समय उसको खुद को ही उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। हम ऊपर से कोई एंटीबायोटिक देखना, कभी भी प्रेगनेंसी के समय अगर आपको कोई भी चीज़ बीमारी हुई होगी तो एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं आपके प्लासेंटा से क्रॉस करके एम्ब्रियो में यानी फीटस को आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स जो रहती है वो प्रेगनेंसी के समय प्रिस्क्राइब बहुत कम और बहुत रेयर ऐसी गिनी चुनी एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रिस्क्राइब करी जाती है। ठीक है, और तीसरा हो गया हाई टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई, फिजियोलॉजिकल पढ़ रहे हैं उसमें भी आपकी WBC बढ़ जाती है काउंटिंग। और क्या है सीवियर पेन या आपका मस्कुलर एक्सरसाइज, पेन हुआ, पेन में भी क्या होगा आपके रिसेप्टर्स क्या करेंगे सिग्नल पहुंचाएंगे, WBC बनेगी, WBC क्या करेगी उस पेन को हटाने के लिए वहां पे काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से मस्कुलर एक्सरसाइज में क्यों बढ़ती है, मस्कुलर एक्सरसाइज में क्या हो रहा है आपकी जो टिश्यू है वो फटती है। एक्सरसाइज करते हैं ना, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, जिम करते हैं, तो क्या हो रहा है एक्सरसाइज करने के समय क्या हो रहा है आपके टिश्यू फट जाते हैं। जैसे आपका पेपर कैसा फटता है ना, जैसे धागे के कैसे रेशे खुलते हैं उस तरीके से टिश्यू फटता है वहां पे, और फटने के समय क्या होता है बॉडी में क्या हो गया वहां पे एक आ गया यानी पेन आ गया है, पेन आ गया यानी अब WBC यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। कोई इन्फेक्शन वहां ना आ जाए पेन के चक्कर में, तो क्या होगा WBC प्रेजेंट रह के कोई भी अगर ऐसा फॉरेन बॉडी है जो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उससे उस समय लड़ेगा। तो क्या हो गया हमने देख लिए कॉजेज में, ल्यूकोसाइटोसिस में क्या देख लिए फिजियोलॉजिकल देख लिए और पैथोलॉजिकल दोनों कॉजेज देख लिए ल्यूकोसाइटोसिस यानी किस कंडीशन में ये बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे किस कंडीशन में ये घटता है, यानी ल्यूकोपेनिया। इन्फेक्शंस में घट जाता है ना, इन्फेक्शंस में ये घटता है। इन्फेक्शंस लाइक टाइफाइड जैसी कंडीशन में क्या हो रहा है इन्फेक्शन में बढ़ता भी है, कंफ्यूज नहीं होना, इन्फेक्शन में बढ़ता भी है और इन्फेक्शन में घटता भी है। कौन से इन्फेक्शन में घटता है, जब टाइफाइड जैसी कंडीशन, टाइफाइड और दूसरा आपका ल्यूकेमिया यानी कैंसर जैसी कंडीशन, आपका जैसे ल्यूकेमिया हो गया, आपको इन्फेक्शन में ल्यूकेमिया यानी कि आपको वाइट ब्लड सेल का ब्लड कैंसर के समय में क्या होता है WBC घटने लग जाती है। और टाइफाइड जैसी कंडीशन में भी क्या होता है, क्योंकि आपकी जो WBC है उतनी केपेबल नहीं रहते हैं लड़ने के लिए, जो भी बाहर जो फॉरेन बॉडी आई है उसके कारण क्या होता है वो उसका लेवल कम होने लग जाता है। तो टाइफाइड जैसी कंडीशन में और ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन में क्या होता है WBC का लेवल घटने लग जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया एंड रेडिएशंस और सेवरल काइंड्स ऑफ एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया यानी बोन मैरो होती है ना वो डिप्रेस हो जाती है। वो डिप्रेस होने की वजह से क्या होता है प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ब्लड सेल का, प्रोडक्शन नहीं होने के कारण क्या होता है एनीमिया हो जाता है यानी ब्लड की कमी हो जाना। तो क्या प्लास्टिक एनीमिया और रेडिएशन जैसे कीमोथेरेपी के समय रेडिएशंस दिए जाते हैं, ऐसी रेडिएशंस में भी क्या होता है आपके WBC के लेवल कम हो जाते हैं। अब हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज के बारे में कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज किस एज में कितनी रहती है। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई, ल्यूकोसाइटोसिस समझ में आ गया, ल्यूकोपेनिया समझ में आ गया, इन्फेक्शन मैंने बता दिया, इन्फेक्शन में दोनों में डिफरेंस है। इसका इन्फेक्शन अलग है यानी आपको दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और इसमें आपको टाइफाइड जैसे इन्फेक्शंस में ये घट जाता है आपका WBC का लेवल। ठीक है, और ल्यूकेमिया, प्लास्टिक एनीमिया और रेडिएशन जैसी कंडीशन में भी वो WBC का लेवल इसलिए घट जाता है क्योंकि ल्यूकेमिया यानी आपका वाइट ब्लड सेल में कैंसर हो जाता है। वाइट ब्लड सेल पता है, उसमें कैंसर होने की वजह से क्या होता है आपका WBC का लेवल गिरने लग जाता है, इसलिए ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यूज में आएंगे। अब नॉर्मल वैल्यूज एट बर्थ में कितनी होती है 10 से 25,000 10 to 25,000। क्यों होती है, क्योंकि आफ्टर बर्थ, जस्ट बर्थ के बाद हुई है। क्यों,
क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारी जगह से आ रहा है, जैसे मैंने बताया बोन मैरो से आ रहा है, लिवर से आ रहा है, स्प्लीन से आ रहा है, इन सारी जगहों से क्या हो रहा है प्रोडक्शन होकर आ रहा है। तो एट बर्थ क्या होता है इतनी लेवल बड़ी हो जाती है। 3 to 4 ईयर्स की एज में 6 से 18 रहती है वैल्यू उसकी 1000 में, है ना। और 8 से 12 की उम्र में कितनी रहती है 6 से 15, मतलब इतनी वैल्यू रहती है, ठीक है। और एक एडल्ट में कितनी रहती है 4 से उसको 10 समझ लो, 4 से 11 समझ लो, या 4 से 13 भी बुक्स में रेफरेंस रेंज रहती है। अब रेफरेंस रेंज की यहाँ पे बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रेफरेंस रेंज जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया वो आपको वो हर जगह पे वही लिखी मिले। हर लैब के अलग अलग स्टैंडर्ड सेट रहते हैं, है ना। जो भी आपका एमडी पैथोलॉजिस्ट है वो अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करता है, कोई कुछ जगह का स्टैंडर्ड लेकर आता है, कोई कुछ जगह का स्टैंडर्ड लेकर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास गलत लिखा है और मैंने सही पढ़ा दिया हूँ, और ये भी नहीं कि मैंने गलत पढ़ाया हूँ, नहीं, मैंने एक अलग स्टैंडर्ड आपको लेके बताया है और आपने एक अलग स्टैंडर्ड से पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं गलत ज़्यादा हो जाए। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी लैब का सही है तो ये भी गलत बात है कि नहीं, आप ऐसा ही लिखो, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लिया, इसका नॉर्मल वैल्यू देख लिया। अब हम उसके बाद देखेंगे इसका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद देखेंगे हम इसका प्रोसीजर की करते कैसे हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल, देखेंगे किसका, ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट के प्रिंसिपल में क्या होता है, द ग्लेशियल एसिटिक एसिड lyses the red cells while the xanthine violet slightly stains the nuclei, ठीक है। ये मैं समझाने के पहले आपको इसके जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड के नाम बताता हूँ कि जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल को समझेंगे, ठीक है। जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं टर्क्स फ्लूइड, ठीक है। लिख लेना, वाइवा में पूछा जाता है, एग्जाम्स में लिखो ना लिखो चल जाएगा, पर वाइवा में जरूर ये पूछा जाता है, लिखने वाली चीज़ है। टर्क्स फ्लूइड के अंदर हमको पढ़ना है कंपोजिशन। जब भी आप कोई चीज़ के बारे में पढ़ो या वाइवा के लिए एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करो, जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या WBC काउंट या प्लेटलेट काउंट, इन सब के जो फ्लूइड्स रहते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, और नाम के साथ साथ इनकी कंपोजिशन, यानी कि फ्लूइड टर्क्स फ्लूइड तो है, अब टर्क्स फ्लूइड के अंदर क्या क्या ऐसे केमिकल मिलकर टर्क्स फ्लूइड को बनाते हैं, उनकी कंपोजिशन याद रख लेना। वाइवा में ये अक्सर पूछे जाते हैं चीज़ें, ठीक है। टर्क्स फ्लूइड में क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, xanthine वायलेट होता है, तो ये क्रिस्टल वायलेट का ही टाइप है ये, है ना। एसिटिक एसिड में कौन सा है, एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, और क्रिस्टल वायलेट में कौन सा वायलेट है, xanthine वायलेट है। थाइमर होता है, और डिस्टिल वाटर, डी ऑब्लिक W क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। तो इन सब के कंपोजिशन से क्या बनता है, टर्क्स फ्लूइड बनता है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, द ग्लेशियल एसिटिक एसिड लाइसिस द रेड सेल्स। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है, लाइसिस यानी क्या करता है, तोड़ देता है, रप्चर करता है, किसको करता है, रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, लाइसिस करता है, तोड़ता है। वाइल द xanthine वायलेट, यानी xanthine वायलेट उसी दौरान क्या करता है, स्लाइटली स्टेन्स द न्यूक्लियाई, यानी ये हल्का सा क्या करता है, उसको स्टेन कर देता है, किसको, न्यूक्लियाई को, किसकी, WBC की न्यूक्लियाई को। उसी समय क्या करता है, जिस समय आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड तोड़ रहा रहता है किसको, RBC को, उसी समय क्या करता है, जो आपका xanthine वायलेट रहता है, WBC में जो न्यूक्लियाई होता है या न्यूक्लियस होता है उसको स्लाइटली स्टेन कर देता है, यानी कलर दे देता है। क्यों भाई WBC के न्यूक्लियस को करता है, RBC में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है जब वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में रहता है, रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज के पहले पहले RBC में न्यूक्लियस होता है, पर रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज के बाद जब वो एरिथ्रोसाइट बन जाता है आपकी RBC, उस समय इसमें से न्यूक्लियस हट जाता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये ग्रेन्यूलोसाइट में आते हैं, है ना। अब क्या हो गया, इसने ग्लेशियल एसिटिक एसिड ने RBC के लाइसिस कर दिया है, और उसी साथ साथ xanthine वायलेट ने क्या कर दिया है, इसके WBC के न्यूक्लियस को स्टेन कर दिया है, न्यूक्लियाई को ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। द ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड इन रेशियो ऑफ 1:20 के रेशियो में क्या करते हैं हम, WBC को डाइल्यूट करते हैं। RBC में क्या था, 1:200 था, और WBC में क्या रहेगा, 1:20 रहेगा। इन WBC पिपेट, कौन सी पिपेट यूज करेंगे, WBC पिपेट यूज करेंगे विद द डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड द cells are counted under low power,
डायलेटिंग फ्लूइड के साथ क्या करेंगे, इतना का सस्पेंशन लेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे। ये आपका सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल समझ में आ गया। क्या करता है ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, क्या करता है आरबीसी का लाइसिस करता है, उसी दौरान ज़ेंटर वायलेट क्या करता है डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को स्टेन कर देता है और स्टेन करने के बाद क्या करते हैं हम इसको डाइल्यूशन बनाते हैं, 1:20 का डाइल्यूशन बनाकर फ्लूइड लेकर उसको चार्ज करते हैं काउंटिंग चैम्बर को और फिर हम इसको लो पावर पे देखते हैं, यानी हम इसको क्या देखते हैं 10x पे देखते हैं। आरबीसी किस पे देख रहे थे हम 40x पे देख रहे थे हाई पावर पे, ये कितने पे देख रहे हैं लो पावर पे देख रहे हैं। इसका हमने ये देखिए कंपोजिशन देख लिया। कंपोजिशन के बाद हम इसका देखेंगे। अब प्रोसीजर भी मैं आपको बता चुका हूँ। आरबीसी की जो प्रोसीजर है आपकी, आरबीसी में हम जैसा प्रोसीजर लेते हैं बस इसका क्या चेंज होता है, इसका जो पिपेट रहती है वो चेंज हो जाती है। क्यों पिपेट चेंज हो जाती है, आरबीसी की पिपेट में कितना रहता है 101 की मार्किंग रहती है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की पिपेट में कितनी मार्किंग रहती है 11 मार्किंग रहती है। स्टार्ट कहाँ से होती है 0.5 से होती है और इसमें भी 0.5 से ही स्टार्टिंग होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि भाई डब्ल्यूबीसी की पिपेट और आरबीसी की पिपेट में हम अंतर कैसे देखते हैं ना, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसका कैप अलग रहता है, उसकी मार्किंग अलग रहती है, उसके अंदर जो ग्लास बीड्स रहती हैं वो अलग रहती है, इवन उनका जो बल्ब जो रहते हैं ना बीच में उसका साइज भी अलग अलग रहता है। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी हम कहाँ तक लेंगे मार्किंग में, जब हम फ्लूइड लेते हैं 0.5 मार्क तक हम क्या लेंगे ब्लड विड्रॉ करेंगे। ब्लड विड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे उसको वाइप करेंगे, ऊपर से उसके कैप को पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद क्या करेंगे हम डब्ल्यूबीसी डाइलेटिंग फ्लूइड जो कि क्या होता है टर्च फ्लूइड उसको लेंगे। उसको लेने के बाद उसके फिर से ऊपर से वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद क्या करेंगे 5 मिनट के लिए हम इसको सेटल कर देंगे। सेटल करने के बाद हम इसका एक ड्रॉप डिस्कार्ड करेंगे। कौन सी मार्किंग तक लेना है आपको 11 मार्किंग तक लेना है। चार्ज करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं आपको। अब चार्ज कर लिया, सब कर लिया, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करेंगे उनको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कहाँ करेंगे हम बीच में जहाँ पे हम आरबीसी की काउंटिंग कर रहे थे, नहीं बी सेंटर में नहीं करेंगे बेटा। सेंटर में सिर्फ हम आरबीसी की काउंटिंग कर रहे थे, जहाँ पे डब्ल्यू लिखा है ना वहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करेंगे। अब डब्ल्यूबीसी काउंटिंग में इसमें तो 25 चैम्बर्स थे, ठीक है, इसमें 25 चैम्बर्स थे, पर इसमें कितने चैम्बर्स हैं, इसमें 16 चैम्बर्स हैं आपके। कितने हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर 16 चैम्बर्स रहते हैं। अब इन 16 चैम्बर्स में कैसे काउंटिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ अपर बॉर्डर और लेफ्ट वाली बॉर्डर, ठीक है। अपर बॉर्डर पे जो चिपकी हुई है सेल्स, उन सेल्स को ही काउंटिंग करेंगे और इस मैनर में हम क्या करेंगे काउंटिंग करते जाएंगे। तो क्या होगा पूरा आपका ब्लॉक क्या होगा कवर होते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा आपका पूरा ब्लॉक कवर हो जाएगा। जितने भी पूरे ब्लॉक से पूरे कवर हो जाएंगे, पूरी काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग करने के बाद हमारी वैल्यू निकली कितनी, मैंने रैंडम वैल्यू दे दिया है, ठीक है। रैंडम वैल्यू निकली से एक में हमारे कॉलम में हमारी 50 निकली, 15 निकली, 20 निकली, इधर 40 निकली, इधर 20 निकली। इन सबको क्या करेंगे, इन सम ऑफ टोटल को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम n मल्टीप्लाई बाय 50, n यानी नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, यानी 69 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो कितनी होगी 3450 इसकी क्या होगी पर क्यूबिक mm इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे डब्ल्यूबीसी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको डेप्थ और एरिया नहीं बताया, इतना कंफ्यूजन नहीं करना है हमको क्रिएट, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कैसे करते हैं देखा, आरबीसी काउंटिंग कैसे करते हैं वो देखा प्रीवियस वीडियोस में। अब हमारे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स की हम काउंटिंग कैसे करते हैं। प्रोसीजर सब सेम है बेटा। और पिपेट, हाँ पिपेट तो आती है क्या प्लेटलेट की पिपेट, प्लेटलेट की पिपेट नहीं आती है, पर हम कौन सी पिपेट से करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और इसका कैलकुलेशन में नंबर चेंज रहेंगे, बस इतना सा डिफरेंस आता है। और काउंटिंग कहाँ करना है वो भी मैं आपको सब बताऊंगा न्यूबास चैम्बर के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है।